हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड क्रैक ऑल एग्जाम्स में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से जो ऑफिशियल एनसीईआरटी बुक्स हैं 6, 7, 8 की उनको कवर कर रहे हैं। पूरा सीटेट का पेपर यहीं से पूछा जाता है। सीटेट कहता है हम एनसीईआरटी से बाहर पूछते नहीं, आप एनसीईआरटी से बाहर पढ़िए नहीं, ठीक है। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। और कक्षा 6 की जो हिस्ट्री की किताब है उसके 8 चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। आज आपका चैप्टर नंबर 9 है। तो सभी सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से सभी वीडियोस को, क्लासेस को सीक्वेंस में और देख सकते हैं। और यदि आप सीक्वेंस में देखेंगे तभी आगे के कॉन्सेप्ट आपको समझ आएंगे, क्योंकि सभी कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन क्लास, ठीक है। और इस क्लास को पढ़ने में मजा आएगा। हम लोग चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, इन सभी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिस बच्चे ने ये क्लास छोड़ दी, मिस कर दी, उसने बहुत कुछ खो दिया। देखिएगा क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। आइए समझते हैं क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ, इनको जानते हैं, समझते हैं। और देखिए, दरअसल अरविंद यहाँ पे जो बच्चा है उसके बारे में पहले ही बात की गई है, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। जरूर मतलब नहीं है इससे। गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त थे। नोट कीजिए कि जो समुद्रगुप्त थे वो किस वंश के राजा थे। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के राजा थे, ऐसा नहीं, प्रसिद्ध राजा थे। उनकी भूमिका अदा करने ये बच्चा जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त के बारे में जो भी हमको जानकारी मिलती है वह इलाहाबाद में एक अशोक स्तंभ है, उस पर जो अभिलेख लिखा हुआ है वहाँ से जानकारी मिलती है। अभिलेख क्या होते हैं ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। नोट कर लीजिए, ये लाइन भी नोट कीजिए, इसको भी नोट कीजिए। इसकी रचना, ये जो अभिलेख है, इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन के द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। नोट कीजिए, हरिसेन कौन थे? हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। दरबारी कवि थे, कवि के साथ साथ मंत्री भी रहे हरिसेन, ठीक है। यह ऐसे पूछ लेगा कि समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री कौन थे, तो वो हरिसेन थे, जिनके द्वारा काव्य के रूप में इनका वर्णन किया गया है समुद्रगुप्त का। ओके, नोट कीजिए। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसको काव्य के रूप में काव्य रूप दिया है हरिसेन ने, ठीक है, जो हमें प्राप्त हुआ है इलाहाबाद के अशोक स्तंभ से, जिसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है, प्रशस्ति। प्रशस्ति जो है संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। क्या होता है? प्रशंसा। और इस रचना में, इस काव्य में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की भर भर के प्रशंसा की है, ठीक है, इसीलिए इसको प्रशस्ति कहा गया है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसा हमने पीछे पढ़ा है। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा होगा। ये गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी हमने अभी पीछे चैप्टर 8 में पढ़ा था। क्या लिखा था उसमें? ये सातकर्णी कौन है भैया? ये जो सातकर्णी है ये सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा था, सातकर्णी। परंतु गुप्त काल में इन प्रशस्तियों का इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की अगर बात करें तो देखिएगा, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है? कवि ने जो हरिसेन था, ठीक है, हरिसेन कौन है? ये समुद्रगुप्त के दरबार का कवि और मंत्री दोनों था हरिसेन। हरिसेन ने इसमें राजा समुद्रगुप्त की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है, भर भर के प्रशंसा की है। यहां तक कि उसे ईश्वर के बराबर बता दिया। किसने? हरिसेन ने, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इसने समुद्रगुप्त को ईश्वर के बराबर बता दिया, इतनी प्रशंसा कर दी। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का छोटा सा अंश नीचे दिया गया है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ये है वह अंश जिसको हरिसेन ने लिखा है समुद्रगुप्त के बारे में। जिनका शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तारों और अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है,
वह है समुद्रगुप्त। ये किसने लिखा? हरिसेन ने लिखा है। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। हो सकता है आपसे पूछ ले, ये लाइन लिख करके पूछ ले कि यह किसके बारे में, किस शासक के बारे में, किस राजा के बारे में है, तो यह समुद्रगुप्त के बारे में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। यहां से पॉइंट कहता है, अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ 89 को गौर से देख पाओगे तो मानचित्र 7 और पृष्ठ 89 ये रहा। ठीक है, इसको अगर ध्यान से देख पाओगे तो क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या है कि देख पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। अब भाई एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है, ये जो क्षेत्र है इसको हरे रंग से रंग दिया गया है। ये लाल बिंदु एक सीक्वेंस में हमको नजर आ रहे हैं, इनके बारे में हम अभी इसमें दिया गया है। तो क्या है, उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी रंगे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कुछ क्षेत्र नीला है, बैंगनी भी है, इसको रंगा गया है। और यहाँ पे दिया गया है कि ये जो कलर है वो आंतरिक राज्य को जो है दर्शा रहा है, ये कलर बाहरी राज्य की बात कर रहा है, और ये जो कलर है वो आर्यावर्त की बात कर रहा है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। हालांकि सिर्फ देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस तो नहीं है, बाकी समझना जरूरी है। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। जो इस प्रशस्ति में जो जानकारियां मिली हैं उसके आधार पर इस मानचित्र को तैयार किया गया है। हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, इसने 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की क्या नीतियां थी उसका वर्णन किया है। किसने? हरिसेन ने। ठीक है, अब क्या वर्णन किया है, इन चारों शासकों के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, 4 विभिन्न प्रकार के राजा थे, उनके प्रति समुद्रगुप्त की क्या क्या नीतियां थी, आइए उसकी बात करते हैं। और इन नीतियों को समझाया है हरिसेन ने। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र को अभी देख लेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है, आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हरा करके उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, वो कहाँ के 9 शासक थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने हरा करके अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में मिला लिया? तो वो आर्यावर्त के 9 शासक थे। ठीक है, जिन्हें समुद्रगुप्त ने हरा दिया, उनको उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, वो थे आर्यावर्त के 9 शासक। अब जैसे यहाँ पे बात कह रहा है, मानचित्र के हरे रंग का क्षेत्र है जो आर्यावर्त को दर्शा रहा है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए आर्यावर्त की बात कौन कर रहा है? ये जो कलर है वो आर्यावर्त की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ की बात कर रहा है जिसमें आपके कन्नौज, प्रयाग, मथुरा, पाटलिपुत्र, नालंदा ये सब आ जाते हैं। एक तो ये हो गए, यहाँ के राजा हो गए, यहाँ के ये 9 शासक हो गए जिनको समुद्रगुप्त ने हरा दिया, फिर अपने साम्राज्य में इनके राज्यों को मिला लिया था। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। कहाँ के? दक्षिणापथ के। दक्षिणापथ के बारे में पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा है। 12 शासक आते हैं, इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं, हम अभी देख लेंगे उनको। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। किसने? दक्षिणापथ के 12 शासक थे। ठीक है, समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वो कौन से शासक थे जो हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने उन्होंने समर्पण किया था? तो वो दक्षिणापथ के 12 शासक थे। या वो कहाँ के शासक थे? वो दक्षिणापथ के शासक थे। कितने शासक थे? 12 शासक थे। ठीक है, जो हार गए और फिर समुद्रगुप्त के सामने उन्होंने अपने आप के घुटने टेक दिए, समर्पण कर दिया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी, तो वो दक्षिणापथ के 12 शासक थे। आई बात समझ में? ठीक है, नोट कर लीजिए इन लाइनों को, जितना हाईलाइट है इसको नोट कीजिए। इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पे हम सीक्वेंस में एक एक सब्जेक्ट की पीडीएफ को फॉरवर्ड कर देंगे। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है, अभी हम देख लेंगे। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गणिया संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। कौन? तो समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाने का काम कौन करते थे? तो वो जो है असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई ऐसे गण या संघ थे जो उसके लिए उपहार लेकर के आया करते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे।
ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 नंबर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कहता है बाहरी इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। ये जो शासक थे इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की, यानी कि इन्होंने भी अपने आप का समर्पण कर दिया, घुटने टेक दिए और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे कर दिया। एक नहीं कई होंगे। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन से शासक थे जिन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे कर दिया। तो वो कुषाण और शक वंश के शासक थे, जिसमें श्रीलंका के शासक भी इंक्लूड थे, शामिल थे। इन्होंने समुद्रगुप्त के सामने घुटने टेक दिए, अपने आप का समर्पण कर दिया और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे कर दिया। किससे? समुद्रगुप्त से। शासक कहाँ के थे? तो ये कुषाण और शक वंश के थे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आप कुछ सिक्के देख पा रहे हैं, ये देखिएगा, ये सिक्के देख पा रहे हैं। इसमें क्या है? वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है, जो कि वीणा बजा रहा है। क्या कर रहा है? वीणा बजा रहा है। ठीक है, दिखाया गया है। और इसके कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। किसको? समुद्रगुप्त को। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मानचित्र हमने देख लिया, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, और बस समझने के लिए है। आगे बढ़ते हैं। जितनी जो चीज़ें जरूरी हैं उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। वंशावलियाँ की बात करते हैं, विक्रम संवत की बात करते हैं। इसमें पहले हम विक्रम संवत को ही समझ लेते हैं। देखिए 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? तो ये जो 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाला विक्रम संवत है, इसको राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में, यानी कि शकों पर विजय प्राप्त की, उसके रूप में इस संवत की स्थापना की गई और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इतनी बात ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं वंशावलियों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वंशावलियों की। देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। अधिकांश जो प्रशस्तियाँ हैं वो शासकों के पूर्वजों के रूप बारे में भी बताती हैं कि जो शासक थे इनके पूर्वज कौन थे। ठीक है, उनका नाम क्या था। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह पितामह यानी कि परदादा। देखिए प्रपितामह हो गए परदादा, पितामह यानी कि दादा। आई बात समझ में? पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी। किसकी देवी? किसकी माता जी? समुद्रगुप्त की जो माँ थी वो कुमार देवी नाम उनका था और ये लिच्छवी गण की थी। ओके। और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। समुद्रगुप्त के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त। ये गुप्त वंश के पहले शासक थे। अगर आपसे पूछ ले गुप्त वंश के पहले शासक का नाम चंद्रगुप्त था, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। किस शासक ने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी? तो वह थे चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त जो हैं ये गुप्त वंश के पहले शासक थे। इन्होंने ही महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी महाराजाधिराज की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। ऐसा नहीं है कि ये उपाधि उनके दादा और परदादा की भी थी, नहीं, उनका जो उल्लेख है वो सिर्फ महाराजा के रूप में है। जो उपाधि है वो समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त ने ही जो है इसको धारण की थी और बाद में समुद्रगुप्त को ने भी ये उपाधि धारण की। इससे ये आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का जो महत्व है वो बढ़ता चला गया। आइए आगे समझते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बेटे हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, यानी कि जो पूर्वजों की सूची होती है उसे वंशावली कहते हैं। पूर्वजों की सूची, जैसे पहले परदादा की बात अभी ऊपर हो रही थी, प्रपितामह, फिर पितामह, दादा हो गए, परदादा हो गए, पिता हो गए, है ना। इस तरीके से फिर बेटे का शासन आया। तो भाई यहाँ पे परदादा थे, फिर दादा, फिर बेटा, फिर बेटा। ये जो है ये पूर्वजों की एक सूची बन गई, इसको वंशावली कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है क्वेश्चन कहीं पूछ ले कि वंशावली क्या होती है। वंशावली पूर्वजों की सूची होती है। और प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति वो होती है जिसमें राजा की प्रशंसा की गई हो, जहाँ पे राजा की प्रशंसा भरपूर की जाती है। होता अभिलेख ही है, लेकिन उसमें क्या होता है
कि राजा की प्रशंसा भरपूर की जाती है तो उसे प्रशस्ति नाम दे दिया जाता है। और वंशावली क्या है, ये पूर्वजों की सूची होती है कि कौन राजा था, महाराजा था, फिर उसके बाद कौन किसको क्या उपाधि मिली, किसने किस तरीके से शासन किया, जो सीक्वेंस चलता है पूरा एक वंश का, इसको वंशावली कहा जाता है। यहाँ पे नोट कीजिए इसको, ठीक है, कि वंशावली पूर्वजों की सूची होती है, प्रशस्ति, जिसमें राजा का जो है शासक का भरपूर क्या कहते हैं उसको, प्रशंसा की जाए। उनके बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है, ठीक है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें कुछ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ से हम समझेंगे हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में। किसके बारे में? हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे। राजा कौन थे? हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। कितने साल पहले? राजा हर्षवर्धन ने कितने साल पहले शासन किया? 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट थे। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? राजा हर्षवर्धन के, ठीक है। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। उन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। हर्षचरित किसकी जीवनी है? हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी है, जिसको उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत भाषा में लिखा है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए, वंशावली का मतलब है उनके दादाजी, पिताजी, बेटा, सबके बारे में, सीक्वेंस के बारे में बता रहे हैं, सीक्वेंस से बता रहे हैं। वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन दिया गया है। चीनी तीर्थयात्री वेनसोंग, यहाँ पे देखिए श्वेनसोंग भी लिखा होता है, वेनसोंग भी लिखा होता है। नाम आदमी एक ही है, नाम अलग अलग है, अलग अलग भी नहीं है। वेनसोंग, श्वेनसोंग, ये नाम जो है दोनों, कुछ लोग इसको वेनसोंग को कहते हैं, कुछ श्वेनसोंग कहते हैं। तो चीनी तीर्थयात्री वेनसोंग, जिनके बारे में तुमने पीछे पढ़ा है, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। कौन से चीनी तीर्थयात्री काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे? वह थे वेनसोंग। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा है ना, उसका विस्तृत विवरण दिया है। किसने? चीनी तीर्थयात्री वेनसोंग ने, जो काफ़ी समय के लिए जो है राजा हर्षवर्धन के दरबार में रहे। यहाँ से आपको नोट करने वाली बात क्या है कि राजा हर्षवर्धन, जिनका शासन कितने साल पहले था? 1400 साल पहले। इनके दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट, जिन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। चलिए, अब यहाँ से पॉइंट आता है हमारे सामने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो राजा हर्षवर्धन हैं, अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। पूछेगा नहीं कि इसके बहनोई कहाँ के शासक थे, बस आप दिमाग में रखिएगा। थानेसर के राजा बने राजा हर्षवर्धन, और इनके जो बहनोई थे, यानी कि इनके जो जीजा जी थे, वो कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने इनके जीजा को यानी बहनोई को मार डाला, तो राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। फिर जो है बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध और संभवतः बंगाल को भी जीत करके उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी, उतनी बाकी जगह पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश यानी चालुक्य के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें वहीं पे रोक दिया। कहा भैया स्टॉप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझते चलिए यहाँ से। चलिए, ये चीज़ देखिए, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियों के बारे में यहाँ से जानकारी हमको मिलती है। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। कौन? पल्लव और चालुक्य कहाँ के? दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य, उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। पल्लवों का राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था? तो पल्लवों का जो राज्य था वो उनकी राजधानी कांचीपुरम। पल्लवों के राज्य की राजधानी कौन थी? कांचीपुरम। कौन थी? कांचीपुरम। इसके आसपास के क्षेत्रों से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक इनका राज्य फैला था। जबकि चालुक्यों का जो राज्य था
वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। चालुक्यों का राज्य कहाँ स्थित था? चालुक्यों का जो राज्य था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। चालुक्यों की राजधानी कौन थी? ऐहोल। पल्लवों की राजधानी कौन थी? कांचीपुरम। पॉइंट टू बी नोटेड। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था ऐहोल, ठीक है। और धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। कौन? ऐहोल, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर हुआ करते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। नोट कीजिए, सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय जो थे यह सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। देखिए पहले दोस्तों, एग्जाम आपका, हालांकि हम लोग सीटेट को टारगेट कर रहे हैं, जिन्होंने साफ साफ अपने बुलेटिन में लिखा है कि आप जो है एनसीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी से बाहर हम पूछते नहीं हैं, लेकिन बाकी जो एग्जाम्स हैं, चाहे आपका कोई भी टेट हो, सीटेट तो हम पढ़ ही रहे हैं, कहीं का भी टेट हो, आपका पेट हो, या और भी जो एग्जाम्स हैं छोटे बड़े, सभी एग्जाम्स में जो एनसीईआरटी है ये रामबाण होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी में हो, इस एनसीईआरटी को बहुत विधिवत तरीके से पढ़िए। यदि आपका कोई मित्र किसी एग्जाम की प्रिपरेशन में हो तो आप उनको हमारे वीडियो शेयर कर सकते हैं, और जो सीटेट वाले हैं उनको तो जरूर कर दीजिए, ठीक है। आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका सीटेट नहीं क्रैक हो पा रहा है। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य के राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। अब ये लाइन नोट कीजिए कि पुलकेशिन द्वितीय जो थे, इनके दरबारी कवि का क्या नाम था? इनके दरबारी कवि का नाम रवि कीर्ति था, ठीक है। ठीक है, और ये चालुक्य राजा थे। आई बात समझ में? रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के। इसमें ये जो रवि कीर्ति ने प्रशस्ति की रचना की है पुलकेशिन द्वितीय के लिए, इसमें पुलकेशिन द्वितीय के पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था जिस पर पुलकेशिन द्वितीय शासन कर रहे थे। इतनी बात क्लियर होती है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दिया गया है, रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने राजा हर्षवर्धन को भी आगे बढ़ने से रोका। यहाँ पे हर्ष का अर्थ आनंद होता है, हर्षवर्धन यानी कि हर्ष का अर्थ यहाँ पे आनंद होता है। तो फिर कवि का कहना है कि ये जो पराजय हुई, इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा, यानी कि राजा हर्षवर्धन अब खुश नहीं रहे, आनंदित नहीं रहे। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था, और ये जो पुलकेशिन द्वितीय हैं ये चालुक्य वंश के राजा थे। ओके, ध्यान दीजिएगा, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। किसको? पल्लव राजा को। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी, थोड़े समय के लिए थी। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य के ही राजा थे, ठीक है। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर ही दिया। ओके, इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ना जरूरी है और अच्छी चीज़ें हैं। देखिए, इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमिकर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। भूमिकर यानी कि ये जो ज़मीन दे करके फिर उस पर जो टैक्स लेते थे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इनकमिंग सोर्स। ये सबसे बेहतरीन इनका इनकम का सोर्स था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आ गए, चेंजेस आ गए, परिवर्तन होता गया। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। ओके, उदाहरण के तौर पर जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए। आनुवंशिक का मतलब है जैसे जो बेटे हैं वो पिता का पद पाते हैं, पिता जो थे वो दादाजी से पद मिला था उनको, तो इस तरीके से ये आनुवंशिक पद हो जाता है। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक यानी कि मुख्य न्याय अधिकारी भी थे, ठीक है, उनके पिता थे तो वो भी हो गए। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर काम करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारा मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री और संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि जो हरिसेन थे वो किस पद पर थे। तो जो हरिसेन थे वह महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारा मात्य यानी कि एक महत्वपूर्ण मंत्री भी थे।
संधि विग्रहिक यानी कि युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था हरिसेन। ओके, संभवतः वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहरी का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता। ध्यान दीजिए, व्यापारियों के काफिले का जो नेता होता था उसे सार्थवाह कहा गया है। शब्द पर ध्यान दीजिए, क्या कहा गया है? सार्थवाह। प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार, कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग वहाँ पे होते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थीं, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। जो शक्तिशाली हो गया वो अपना अलग राज्य बना लेता था। एक नए प्रकार की सेना का उदय हुआ यहाँ से। आइए इनके बारे में समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ना भी जरूरी है, छोड़ नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि आगे का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो यहीं से जुड़ेगा। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो सेना के नायक होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था कि तुम्हारी महीने की सैलरी 50,000 है। बदले में इनसे कुछ को भूमि दान दिया जाता था। क्या होता था कि कुछ को भूमि दान दे दी जाती थी कि जाओ तुम्हें हम 2 एकड़ जमीन दान दे रहे हैं, और जो जमीन दान में दे दी जाती थी ये उससे फिर टैक्स लिया करते थे। ओके, जिससे वे सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। और भैया इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे तो ये सामंत जो है स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे कि हम स्वतंत्र होकर के अपना अलग राज्य बना लेंगे। आप देखिए, दक्षिण के राज्यों में जो सभाएं होती थी उनकी बात यहाँ पे हम कर लेते हैं। दक्षिण के राज्यों में सभाएं, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन एज इट इज़ पूछे गए हैं। दक्षिण के राज्यों में सभाएं, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है जो वहाँ पे हुआ करती थी। सभाएं, मीटिंग्स जो बुलाई जाती थी। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को क्या कहा जाता था, तो भैया उसको सभा कहा जाता था। लाइन तुरंत नोट कीजिए बिना देरी के, एक एक लाइन 1,000 रुपए की है। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम किया करती थी। ठीक है, जिसमें ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन हुआ करता था। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। ये उर क्या है? ये जो है ग्राम सभा होती थी। ठीक है, जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे वहाँ जो ग्राम सभा होती थी उसको उर नाम दिया गया है। ये उर भी क्वेश्चन एज इट इज़ यहाँ से पूछा गया है, इसलिए आप इसको नोट करें। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। नोट कीजिए, ये क्वेश्चन भी पूछा, इसलिए मैंने कहा था 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सभा वाला, उर वाला और ये नगरम वाला, तीनों क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए गए हैं। सो प्लीज़ इसको आप अभी नोट कीजिए। ठीक है, नगरम जो है व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी और शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का कंट्रोल था। इनमें से बहुत सी संस्थाएं, स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही, कई सालों तक काम करती रही। उस जमाने में जो आम लोग थे उनका क्या हाल था, किस तरीके से वो काम करते थे। ठीक है, आइए थोड़ी सी जानकारी उनके बारे में लेना परम आवश्यक है। देखिएगा, धीरे धीरे फिर हम क्लास हमारी एंड हो जाएगी और मुझे विश्वास है कि आप बिना लाइक, बिना कमेंट नहीं जाएंगे। कितनी देर लगती है, कितना समय आपको लगता है एक लाइक करने में? मुझे लगता है 1 सेकंड भी नहीं लगता होगा, मिनी सेकंड भी नहीं लगता होगा, लेकिन आप लोग नहीं करते हैं, आपकी मर्जी है। हम तो बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। ठीक है, एक एक लाइन पढ़ते हैं। आइए आपके हिस्से की मेहनत हम करते हैं। अगर आप ऐसे पढ़ने लग जाएंगे तो बोर हो जाएंगे। उस जमाने में आम लोग, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों और कुछ अन्य स्रोतों से भी मिलती है। चलो इसके बारे में जान लेते हैं। कालिदास, बहुत नाम सुना होगा आपने। कालिदास जो थे, ये इनका एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके बारे में जानेंगे। कालिदास अपने नाटकों में राजा दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जो कालिदास हैं इन्होंने अपने नाटकों में राज दरबार का जीवन किस तरीके का होता था उसका चित्रण किया है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा
और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया कि जो राजा थे और अधिकांश जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो संस्कृत बोला करते थे, जबकि जो अन्य लोग हुआ करते थे, महिलाएं जो होती थी वो प्राकृत भाषा बोलती थी। इसीलिए जो है कि पहले प्राकृत भाषा जो आम लोग होते थे वो प्राकृत ही बोलते थे। जैसे गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे ताकि आम लोग भी उसको समझ पाएं। और उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, किसका? कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि इनका प्रसिद्ध नाटक कौन है और जो नाटक है इसमें किसका वर्णन किया गया है। तो ये आप पेन उठा करके तुरंत लिखना शुरू करें। जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ये कालिदास का नाटक है और इसमें दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी का वर्णन है अभिज्ञान शाकुंतलम में। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की भी बात कही गई है। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली थी। आइए 1 सेकंड लगेगा, इसको पढ़ लेते हैं। एक मछुआरे को कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट दी, ठीक है, जो उनकी प्रेमिका थी। पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निकल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए शराब खाने चल पड़े कि चलो भैया अब इसमें से पार्टी करो चल के, ठीक है। चलिए अब यहाँ से समझते हैं। चीनी तीर्थयात्री फाशियन जो हैं, चीनी तीर्थयात्री फाशियन कौन थे? तो ये फाशियन जो है ये चीनी तीर्थयात्री था। उसका ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी चला गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे कि अगर तुम छू दोगे तो यदि ऐसे लोग उनको छू देते थे, टच कर देते थे तो उन्हें नहाना पड़ता था, स्नान करना पड़ता था, इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वो लिखते हैं, चीनी तीर्थयात्री फाशियन का स्टेटमेंट है ये, ध्यान दीजिए, हो सकता है पूछ ले कि किसका कथन है। ये लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर के उस पर चोट करते रहते थे कि हम आ रहे हैं, आप लोग हमसे बचिए। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी प्रकार के संपर्क से इन लोगों से अपने आप को बचाया करते थे। ऐसा चीनी तीर्थयात्री फाशियन ने कहा है, उन्होंने बताया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। एक जगह बाणभट्ट के द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण इसमें किया गया है। क्या किया गया है इसमें? राजा की सेना की अगर बात करें तो राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा किया करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त और रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाली जो चीज़ें हैं जैसे बर्तन हो गए, है ना, या असबाब क्या होता है जिसमें सोने के पायदान भी शामिल हैं। खाने पीने का सामान हो गया, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले हो गए, विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल हुआ करती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों और हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े बिल्कुल और तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था, यानी कि नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, राजा जो है अपने राज्य से निकाल देगा, दंड देगा, है ना, मजबूरी में करते थे, ना चाहते हुए भी। वे दही गुड़ फूलों का उपहार लाते थे और जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ती जाती थी। क्यों? क्योंकि अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे, सूंड से इधर उधर फेंक देते थे और व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल जो हुआ करते थे वो जो है सामान से भरी गाड़ियां छोड़ करके बैल भाग जाते थे। माहौल इतना डरावना होता था। तो बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। नोट कीजिए, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी, ऐसा बाणभट्ट ने लिखा है। किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ेंगे, क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। और ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुई थी, हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले हुआ था। ठीक है, क्लास कैसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बहुत मेहनत से आप तक क्लास पहुंचाते हैं। कल फिर मिलेंगे 2 बजे। थैंक यू सो मच।